Today we will continue chapter 1 of geography for class 10th and chapter name is resources and development। आज हम पढ़ने वाले हैं लैंड डिग्रेडेशन एंड कंजर्वेशन मेजर्स को। तो लैंड डिग्रेडेशन के कॉजेज़ भी देखेंगे और उन्हीं कॉजेज़ से, उन्हीं कारणों से उनके बचाव के तरीक़ों को भी हम फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे कि किन तरीक़ों से हम उनसे बच सकते हैं, लैंड डिग्रेडेशन जैसी प्रॉब्लम का हम लोग सामना कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कॉजेज़ को। डिफॉरेस्टेशन यानी कि जब जंगलों को बहुत अधिक मात्रा में काटना शुरू कर दिया जाता है तो उस एक प्रोसेस को हम डिफॉरेस्टेशन बोलते हैं। ओवरग्रेजिंग, जब जानवर एक ही जगह पर बार बार ग्रेज करते हैं, एक ही पास्चर लैंड पर, एक ही ग्रास लैंड पर बार बार वो ग्रेज कर रहे हैं, तो वो क्या करते हैं, घास की जड़ों को भी हटाना शुरू कर देते हैं। तो एक बार अगर घास उसकी जड़ से अलग हो जाती है तो उसके बाद वहाँ पर दोबारा से ग्रास जो है वो ग्रो नहीं करती। तो ओवरग्रेजिंग कारण होती है लैंड डिग्रेडेशन का। माइनिंग कई बार मिनरल्स को निकालने के लिए जब की जाती है, माइंस बनाई जाती है, तो मिट्टी जो वहाँ से हटाई जाती है उसमें मटेरियल निकालने के बाद उस मिट्टी को दोबारा से वहाँ पर नहीं लगाया जाता। तो इससे क्या होता है, उन एरिया में भी लैंड डिग्रेडेशन देखने को मिलता है। ओवर इरिगेशन, कई बार इरिगेशन के जो मेजर्स हैं उनको बहुत ही ज़्यादा यूज़ कर लिया जाता है, बहुत ही ज़्यादा पानी खेतों में दे दिया जाता है, जिससे कि ऊपर वाली जो लैंड की जो सॉइल की ऊपर वाली परत है वो डिग्रेड होना शुरू हो जाती है। तो ये एक बहुत ही मेन प्रॉब्लम देखने को मिलती है एग्रीकल्चर वाले सेक्टर के अंदर, यानी कि जब लोग कृषि करते हैं तो उन्हें इस तरह की प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है। मिनरल प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, वो इंडस्ट्रीज़ जहाँ पर मिनरल्स निकाले जाते हैं, उन्हें प्यूरीफाई किया जाता है, तो उस प्यूरीफिकेशन के बाद जो इम्प्योरिटी निकलती है उसको वहीं पर छोड़ दिया जाता है, जिससे कि लैंड डिग्रेडेशन होता है। इसे हम भूमि अवक्रमण बोलते हैं। तो भूमि अवक्रमण यहाँ हमें देखने को मिलता है। अब इस भूमि अवक्रमण से बचा कैसे जाए, इसके मेजर्स क्या हैं, तो मैंने कहा था कि जो कॉजेज़ हैं उन कॉजेज़ से ही हम इसके बचाव के तरीके वहीं से निकाल लेते हैं। तो देखिए, अफॉरेस्टेशन यानी कि डिफॉरेस्टेशन किया, जंगलों को साफ़ कर दिया, तो उतनी ही मात्रा में अगर हम पेड़ पौधों को लगाना शुरू कर देंगे तो उससे भी हमारी लैंड डिग्रेडेशन कम हो जाएगा या होगा ही नहीं। मैनेजमेंट ऑफ ग्रेजिंग लैंड, जब जानवरों को एक जगह पर चराने का काम करवाया जाता है तो उस पर्टिकुलर एरिया को हमें मैनेज करना पड़ेगा। जैसे कि थोड़े समय के लिए जानवरों को कहीं और चराना होगा और जहाँ पर वो पहले चर रहे हैं, जहाँ पर वो पहले ग्रेज कर रहे हैं, उस भूमि को 6 से 7 दिन के लिए अगर हम छोड़ दें तो वहाँ पर दोबारा से ग्रास जो है वो ग्रो हो जाता है। तो इस तरह से हमें मैनेज करना पड़ेगा अलग अलग लैंड के बीच में, अलग अलग पोस्चर लैंड को। तो इससे ये प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा हल हो सकती है। रेगुलेटिंग माइनिंग्स, जो माइनिंग की जाती है तो मिट्टी को जब वहाँ से माइन से निकाला जाता है उसके बाद उनको दोबारा से सही करना, उन माइनिंग को दोबारा से रेगुलेट करना, ढंग से उन्हें यूज़ करना, सारे के सारे मेजर्स को वहाँ पर, इससे हम लोग लैंड डिग्रेडेशन से बच सकते हैं। इरिगेशन, ड्रिप इरिगेशन एंड स्प्रिंकलर्स। ड्रिप इरिगेशन होता है नालियाँ बनाकर के सिंचाई की सुविधाएं प्राप्त करना, और स्प्रिंकलर्स होता है छिड़काव के द्वारा नालियों से छिड़काव पानी को छिड़कना। तो ड्रिप इरिगेशन से हम लोग बहुत ज़्यादा पानी को सेव भी कर सकते हैं, साथ साथ में जो वेस्टेज होता है, जो ओवर इरिगेशन होता है, उससे भी हम लोग बच सकते हैं। प्लांटेशन ऑफ शेल्टर बेल्ट, जैसे अगर हम लोगों के फील्ड पर चारों तरफ से क्या कर दिया जाए, प्लांटेशन कर दिया जाए, तो जो ये पेड़ लगाए जाएंगे चारों तरफ से, ये क्या करेंगे, ओवर इरिगेशन होने पर ज़्यादा पानी अगर खेतों में छोड़ दिया जाए तो उससे वो मिट्टी को बहने नहीं देंगे, तो लैंड डिग्रेडेशन नहीं हो पाएगा। क्योंकि आपको पता है कि पेड़ों की जड़ें काफ़ी नीचे तक जो है
वो बाइंड करके रखती है सॉइल को। तो इससे क्या होगा, ओवर इरिगेशन होने के बावजूद भी, या फिर कई बार रेनफॉल बहुत ज़्यादा होता है, तो रेनफॉल ज़्यादा होने के बावजूद भी जो डिग्रेडेशन है, लैंड डिग्रेडेशन, वो नहीं हो पाएगा। ग्रोइंग थ्रोनी बुशेस, कांटेदार झाड़ियाँ अगर हम डेजर्टेड एरिया के अंदर लगाते हैं तो सबसे पहली बात तो ये थ्रोनी बुशेस जो हैं बहुत ही कम पानी में भी आराम से सरवाइव करती हैं। तो मरुस्थल में पहले ही पानी की कमी होती है, तो इसलिए थ्रोनी बुशेस को वहाँ पर लगाना जो है वो बहुत ही अच्छा सब्स्टिट्यूट है लैंड डिग्रेडेशन से बचने का। नेक्स्ट देखना है हमें सॉइल एज ए रिसोर्सेज, यानी कि भूमि एक संसाधन के रूप में। सबसे पहले सभी को पता है कि सॉइल जो है वो रिन्यूएबल है, यानी कि दोबारा से ये रिन्यू होती रहती है और नेचुरल रिसोर्स है, और प्रकृति के द्वारा ये हमें दी गई एक संसाधन है। उसके बावजूद भी सॉइल को हमें एक रिसोर्स की तरह यूज़ करना है, सपोर्ट प्लांट ग्रोथ एंड ऑर्गेनिज्म। तो ये जो जीव हैं उसके साथ साथ जो पेड़ पौधे हैं उन सब की लाइफ को सपोर्ट करती है सॉइल। यानी कि अगर हम जीवों की बात करें तो वो लोग पेड़ पौधे से सर्वाइव करते हैं, और पेड़ पौधे जो हैं वो सॉइल में ही उगते हैं। और हम लोग जो हैं, हम लोग अपने खाने पीने की हर एक आवश्यकताओं की पूर्ति कहाँ से करते हैं, इसी मिट्टी से करते हैं। तो सॉइल जो है वो सबसे महत्वपूर्ण रिसोर्स है। वेजिटेशन एंड लाइफ फ्रॉम इस डिफरेंट एरिया, हर अलग अलग जगह पर अलग अलग तरह की वनस्पति, और उस वनस्पति पर अलग अलग तरह के जीव जंतु जो हैं वो सरवाइव करते हैं। तो यहाँ पर सॉइल को हमने अलग अलग पार्ट्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट किया है। तो सबसे पहले ऊपर देख लेते हैं हम टॉप सॉइल को। ये जो टॉप सॉइल है इसमें सबसे ज़्यादा ह्यूमस होता है, जो कि उसके उपजाऊपन को बना के रखता है। इसीलिए हमने देखा है कि प्लांटेशन जो है वो हम टॉप सॉइल में ही करते हैं, यानी कि ऊपर जो है हम पेड़ पौधे लगाते हैं, फसलों को उगाते हैं। क्यों? क्योंकि ह्यूमस रिच है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा ह्यूमस कंटेन करता है टॉप सॉइल। उसके बाद टॉप सॉइल के नीचे आती है हमारी सब सॉइल। सब सॉइल बनी हुई है रॉक, सैंड, सिल्ट एंड क्ले से, यानी कि यहाँ पर आपको चट्टानें भी मिल जाएंगी, यहाँ पे आपको रेत भी मिल जाएगा, सिल्ट भी और क्ले भी, यहाँ पर चिकनी मिट्टी जो है ये सब यहाँ पर आपको मिलेगा। तो इसे हम सब सॉइल बोलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट रखा हमने सबस्ट्रेटम वेदर्ड पेरेंटल रॉक मटेरियल। तो ये वो सॉइल है जो कभी टॉप सॉइल हुआ करती थी, ठीक है। अब इस सॉइल के ऊपर बार बार परतें जो हैं वो बिछती चली गई, नई सॉइल जो है वो बनती चली गई, जिससे ये अब हमारी सबस्ट्रेटम वेदर्ड पैटर्न पेरेंट रॉक मटेरियल थर्ड नंबर पे आने वाली सॉइल बन गई है, हमारी सॉइल टाइप बन गई है। और लास्ट में हमें मिलता है अनवेदर्ड पेरेंट बेड रॉक। ये वो फोर्थ टाइप सॉइल है जो सबसे नीचे मिलती है। सबसे नीचे हमें पत्थर मिलते हैं, और ये अनवेदर्ड है, यानी पर इस पर किसी भी तरह के मौसम का, यानी कि ठंडे गर्म होने का, अगर ऊपर ठंडक है तो यहाँ तक कुछ भी उसका प्रभाव नहीं पड़ता। ये अनवेदर्ड है, यानी कि ऊपर बारिश हो रही है, ऊपर ठंड हो गई है, या टॉप सॉइल पे गर्मी पड़ रही है, तो अनवेदर्ड पेरेंट रॉक बेड रॉक पर इसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता, ठीक है। तो इस तरह से हमने देखा सॉइल एज ए रिसोर्स को। नेक्स्ट हम लोग अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल, जिसके अंदर हम अलग अलग सॉइल टाइप्स को देखेंगे, जैसे कि एलुवियल सॉइल, ब्लैक सॉइल, रेड एंड येलो सॉइल, लेटराइट सॉइल। तो इस तरह से हम सॉइल्स के बारे में अपनी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अभी के लिए आपको यहाँ तक अपने नोट्स को प्रिपेयर करना है। थैंक यू सो मच।